नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम को मिली बड़ी सफलता। दिल्ली से गिरफ्तार आईएस आतंकी अबू यूसुफ की निशानदेही पर स्पेशल सेल की टीम ने यूपी से भारी मात्रा में विस्फोटक और बम बनाने का सामान किया बरामद। बिहार में जेपी नड्डा ने एनडीए के टूटने की अटकलों पर लगाया विराम, कहा नीतीश ही होंगे सीएम उम्मीदवार। कांग्रेस में युवा नेताओं के बागी तेवरों के बीच पार्टी में बदलाव की मांग हुई तेज। पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र में पार्टी में बदलाव की करी मांग। शर्जील इमाम को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाई पुलिस, हिंसा पर होगी पूछताछ। सीएए के खिलाफ चले प्रदर्शन के दौरान शर्जील इमाम को किया गया था गिरफ्तार। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव। इस बीच रिपब्लिकन पार्टी ने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप इवेंट का एक वीडियो किया जारी। वीडियो को 4 साल और दिया गया टाइटल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अकाउंट पर एक नई कविता पोस्ट की है। इस कविता के साथ साथ एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक मोर के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में प्रधानमंत्री सुबह की सैर के दौरान मोर को दाना खिलाते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में दिखने वाले मोर उनकी सुबह की सैर के दौरान उनका साथी नजर आ रहा है। पीएम मोदी नियमित टहलने के बाद मोरों को दाना खिलाते हैं और ये पीएम मोदी की दिनचर्या में भी शामिल है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं और इसी कड़ी में बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। बैठक में बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार चुनाव बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी मिलकर लड़ेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बता दें कि बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जब भी बीजेपी, नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी साथ आए हैं, हमारी जीत हुई है। वहीं विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार और देश में विपक्ष पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और विपक्ष केवल खोखली राजनीति करता है। साथ ही जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वो छोटी छोटी मीटिंग करें और डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, क्योंकि सबसे प्रभावी कैंपेन डोर टू डोर ही होगा। नड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार के किए गए काम को बिहार की जनता तक पहुंचाना है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है। इसको हमको समझना चाहिए। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से, कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आपको इसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। आपको अपनी ताकत को निहार करके अपने को ही सिर्फ जीत हासिल नहीं करानी पड़ेगी, अपने सहयोगी दलों को भी आपको जीत हासिल करानी पड़ेगी। इस तरीके से हमको इस मानसिकता के साथ पूरी ताकत नीचे लगानी है। मैं पीछे आपके साथ जब वर्चुअल रैली में मिला था तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन्हीं सीटों की लड़ाई नहीं लड़ेगी जहां भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी एक एक बूथ पर वो चुनाव लड़ेगी और एक एक बूथ पर विजय हासिल हो, इसकी रणनीति बनाएगी। इस दृष्टि से हमको काम करना है। इसलिए वी हैव टू ऐड वैल्यू नॉट ओनली टू बीजेपी बट टू अवर अलायंस पार्टनर्स ऑल्सो। उनको भी हमको शक्ति देनी है, उनको भी हमको ताकत देनी है और हम सब मिलकर के ये हम आगे बढ़ें, इसके हमको चिंता करने की जरूरत है। स्कूटी पर सवार होकर ड्यूटी पर जा रही महिला सिपाही उज्जवल सेंगर की मौत से पुलिस अधीक्षक और साथियों ने पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई होने दी और साथ ही श्रद्धांजलि भी अर्पित की। एसपी और अन्य अधिकारियों ने शव को कंधा भी दिया। दरअसल शनिवार को स्कूटी सवार महिला सिपाही उज्जवल थाने से चंडिका
धाम पर लगी ड्यूटी पर जा रही थी। पडरी थाना क्षेत्र के भरपूरा रोड पर अज्ञात वाहन के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। जालौन जनपद की रहने वाली महिला सिपाही की मौत पर पुलिस लाइन परिसर में शव को राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। गमगीन माहौल में सिपाही उज्जवल सेंगर के शव को गृह जनपद जालौन के लिए रवाना किया गया। एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ महिला सिपाही के शव को कंधा देकर शव को वाहन पर रखकर वाहन को रवाना किया। आज दिनांक 22/8/2020 को थाना पडरी पर नियुक्त महिला आरक्षी सुश्री उज्जवल सेंगर थाना पडरी से चंद्रिका धाम स्कूटी से ड्यूटी के लिए जा रही थी कि रास्ते में भरपूरा पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना मिर्जापुर पुलिस के लिए अत्यंत दुखद है। महिला आरक्षी के मृत्यु पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार को कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पड़ोसी मुल्क नेपाल से पगडंडी के रास्ते भारत में घुसपैठ कर रहे एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, महाराजगंज जिले से लगी सिनौली सीमा से ये चीनी नागरिक अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहा था, जिसके बाद सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने इसे धर दबोचा। पकड़े गए चीनी नागरिक से खुफिया एजेंसियों ने भी पूछताछ की है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी महाराजगंज ने बताया कि ये नागरिक नेपाल में रह रहा था और जहां वीजा खत्म होने के बाद पगडंडी के रास्ते भारत में घुसपैठ करते वक्त इसे गिरफ्तार किया गया है। थाना सनौली के अंतर्गत एक चीनी नागरिक जो अनाधिकृत तरीके से पगडंडी के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहा था, उसको एसएसबी के द्वारा पकड़ा गया है। पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि जो ये चीनी नागरिक है, इसका नेपाली वीज़ा 4 अगस्त को एक्सपायर हो चुका था और भारतीय वीज़ा वैलिड होने के कारण ये भारत में प्रवेश करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से जो इमिग्रेशन में विदेशी नागरिकों का अभी आना वर्जित है, इस वजह से ये पगडंडी के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहा था। एक तरफ बारिश का कहर और दूसरी तरफ घाघरा नदी का तांडव जारी है। अंबेडकर नगर जिले में घाघरा नदी में आई बाढ़ का जलस्तर लगातार बढ़ने से तबाही और बर्बादी बढ़ती ही जा रही है। आधा दर्जन गांव टापू बन गए हैं। जिले के टांडा तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी की चपेट में आने से 5 गांवों के लगभग 1000 परिवार बाढ़ से पीड़ित हैं। घाघरा नदी की 2 जल धाराओं के बीच बसे इन गांवों में बाढ़ के पानी के घुसने से न सिर्फ हजारों बीघा धान की फसलें डूब गईं, बल्कि लोगों के घरों में पानी घुसने से घरों में रखे अनाज और पशुओं का चारा भी बर्बाद हो गया है। बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ साथ पशुओं के लिए चारे का भी वितरण किया गया है। वहीं बाढ़ पीड़ितों को राहत वितरण के लिए एसडीएम टांडा अभिषेक पाठक के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने घाघरा नदी के तटबंध पर राहत सामग्री का वितरण किया। एसडीएम अभिषेक पाठक ने बताया कि टांडा तहसील के 5 गांव बाढ़ से पीड़ित हैं, जहां कुल 900 से ज्यादा परिवार में से 600 से ज्यादा परिवार को राहत सामग्री का दोबारा वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर बाढ़ से प्रभावित गांवों में प्रशासन सतर्क दृष्टि बनाए हुए है। दोबारा जल स्तर बढ़ने से हमारे 5 गांव प्रभावित हुए हैं। आज हम माझा कला, माझा उल्टाहवा, माझा चिंतौरा के लोगों को 694 लोगों को फिर से दोबारा राशन सामग्री जो है वितरित कर रहे हैं। इसमें राशन किट, लाई, आलू, साथ में जो है उनको केरोसिन ऑयल ये दिया जा रहा है। एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है जहां पर कोविड टेस्ट और साथ ही दवाओं का वितरण किया जा रहा है। सर, अब ये घटना के लिए कितनी नावें लगाई गई हैं? क्या जो ये कम से कम 5 से 6 गाँव ऐसे जो टापू बन गए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सभी गाँवों में नावें लगाई गई हैं। किसी गाँव में 14 नावें, 12 नावें, इस तरह नावें लगी हुई हैं और कहीं भी विषम परिस्थिति आने पर हम तैयार हैं। घरों में भी घुस गया है और वहाँ खाने पीने के लिए और जानवरों को खाने पीने के लिए वहाँ फसल पूरा डूब गया है और जो जानवरों का चारा वह भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार हमारे लिए भूसा दे रही है और हम लोगों के खाने पीने के लिए भी अनाज दे रही है। सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या वहाँ जैसे घर में पानी घुसा हुआ तो कैसे रह रहे हैं पानी में?
हम लोगों के घर में पानी घुसा, वहाँ पे हम लोग तखत पे जो है मचाना बना के उस पे रहते हैं। पानी से बहुत गंभीर स्थिति है। पानी में जानवर भी हैं और बच्चे भी हैं। खाने पीने की दिक्कत है, खेती बाड़ी सब बह गई है। धान की फसल बिल्कुल नहीं है। जानवर भी पानी में है और बच्चे भी पानी में हैं। खाने पीने की व्यवस्था रही, सरकार थोड़ा बहुत गल्ला दे रही है, खाने पीने की व्यवस्था हो रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस। क्या वोट देने से हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी हो जाती है पूरी? क्या सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को फॉलो कर हम कर लेते हैं अपने वोट के साथ न्याय? कितना जानते हैं हम संविधान के मंदिर यानी संसद के बारे में? कितना जानते हैं अब आज तक चुने गए जनप्रतिनिधियों को? कितना रूबरू हैं आप संसद के खट्टे मीठे इतिहास से? जानिए लोकतंत्र के इतिहास में पहले चुने हुए जनप्रतिनिधि से लेकर At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सत्रहवीं लोकसभा तक की हर बारीक व अनकही हकीकत मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरे यानी रोहित सक्सेना के साथ किस्सा संसद का, सिर्फ पार्लियामेंट्री बिजनेस पर। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी लेखी, नई दिल्ली से सांसद, और पार्लियामेंट्री बिजनेस को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि उन्होंने ऐसे समय पर भी बहुत अच्छा काम किया। और पार्लियामेंट्री बिजनेस में पूरा हिंदुस्तान का इंटरेस्ट है, पूरा भारत जानना चाहता है संसद क्या कर रही है, और संसदीय बातों को आम जनता तक पहुंचाने का जो आपने बड़ा काम और बड़ा बीड़ा उठाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। पार्लियामेंट्री बिजनेस से जुड़े हुए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके इस पोर्टल के माध्यम से जो सांसदों के कामकाज को लेकर आप चर्चा करते हैं, बहुत सारे मानकों पर उनके कामकाज को परखते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यह पोर्टल के माध्यम से यह दोनों काम और बेहतर तरीके से आप करेंगे। लोगों की समस्याओं को ऊपर तक लाना और उनको रिजॉल्व कराने में आपका यह पोर्टल निश्चित रूप से सफल होगा, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं। बता दें, आगरा में कुछ बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में उनके अकेले ही पार्टी में शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि कोरोना के चलते उनके समर्थकों की भीड़ मौजूद नहीं रहेगी। हालांकि एक दिन पहले राजनीतिक हलकों में इसे लेकर कोई खास चर्चा नहीं रही, मामला गोपनीय रखा गया है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में शालिनी यादव अपहरण कांड का राज खुल चुका है। दरअसल शालिनी यादव का परिवार लगभग 2 महीने से अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, लेकिन अब उनकी बेटी का पता तो चल गया, लेकिन नाम, धर्म और मैरिटल स्टेटस बदल चुका है। शालिनी यादव ने खुद फेसबुक पर एक नहीं बल्कि 3 वीडियो डाले हैं और वीडियो अपलोड करके उसने अपने घर वालों को अपनी शादी की कहानी सुनाई है। बता दें, 29 जून से लापता शालिनी यादव का सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद से कई हिंदुत्ववादी संगठन भी इस मामले में कूद गए हैं, जिसे देखते हुए बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता थाना किदवई नगर का घेराव करने पहुंच गए और इस विभाग को जबरन धर्मांतरण कहकर युवक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कानपुर के बर्रा 6 की रहने वाली युवती शालिनी यादव 29 जून से ही लापता थी। उसने अपने घर वालों से परीक्षा देने का बहाना बनाया और कहा कि वो लखनऊ जा रही है। जब शालिनी घर नहीं लौटी तो परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन शालिनी ने जूही लाल कॉलोनी के रहने वाले एक मुस्लिम युवक फैसल के साथ पहले कोर्ट मैरिज की और फिर दोनों ने बाद में निकाह कर लिया। शालिनी बता रही है कि वो फैसल को 6 साल से जानती है। पुलिस भी अब इस मामले पर सक्रिय नजर आ रही है। नहीं, ये लव जिहाद ही है, ये कोई प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, ये प्रेम प्रसंग नहीं है। ये माइंड को जो है ये लोग जो है खंडित करके, हमारे हिंदू बहनों का माइंड खंडित करके उनको बहला फुसला कर ये प्रेम प्रसंग में फंस कर लव जिहाद ही करते हैं। ये लव जिहाद है। अभी कुछ समय पहले पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक दिशा निर्देश जो है नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसपे अभी मेरे पास है जिसपे गैर मुस्लिम शादियां वैध नहीं है। आप लोगों को भी, सभी हमारे आदरणीय भाइयों को भी जानकारी होगी। तो ये जो है केवल हिंदू समाज की जो जनसंख्या को कम करना और इस्लामीकरण को बढ़ावा देने का कार्य चल रहा है, जिसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी बहन को पुनः अपने घर वापसी कराएगा। थाना किदवई नगर में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी अपराध संख्या 425/20 है, जिसमें IPC 364, 370, 120B और 511 में मुकदमा दर्ज कराया गया है। परिवारजनों का आरोप है कि शालिनी यादव नाम की लड़की को कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इसी संदर्भ में शालिनी एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लड़की के द्वारा अपने आप को शालिनी यादव कहा जा रहा है और इस वीडियो के आधार पर उसने धर्म परिवर्तन की बात कही है। तो इस वीडियो की हम जांच कराते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी इंसिडेंट की बात की जा रही है वो इंसिडेंट में मुकदमा कायम है। पहले गुमशुदगी कायम हुई थी। गुमशुदगी जब कायम हुई थी उसके बाद हमारी पुलिस टीम दिल्ली गई थी। दिल्ली जाके उन्होंने थाने पे उनके बयान भी नोट किए थे। जब मेरे सामने इनके परिवार के लोग आए, माता पिता आए, उन्होंने एक तहरीर दी जिस पे उनका कहना था कि मुकदमा कायम हो। हमने वो मुकदमा कायम करवा दिया। मुकदमा कायम करके जो उसकी आगे की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमारे SO दिल्ली, गाज़ियाबाद सब जगह जाके तस्दीक कर रहे हैं और जो भी उसमें चीज़ें लड़की को बरामद किया जाएगा उसके बयान नोट होंगे मजिस्ट्रेट के सामने। लड़की का जो भी मजिस्ट्रेट के सामने कहना होगा उसको प्रॉपर माना जाएगा और हमारा ये प्रयास है कि हम उस लड़की को जल्द से जल्द बरामद करके और मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयान करवाएं। बाकी किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन में कोई अल्टीमेटम नहीं होता है। जो भी इन्वेस्टिगेशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं, हमारा प्रयास होता है कोई भी केस जो भी हमारे सामने आता है कि उसको जल्द से जल्द वर्कआउट करें, जल्द से जल्द उसके निष्कर्ष तक पहुँचें। लेकिन समय में पाबंद करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द जो भी कोई केस है, चाहे वो कोई भी इंसिडेंट हो, उसको जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाए और हम ये इंश्योर करते हैं कि इसको बहुत जल्दी वर्कआउट किया जाए। कानपुर में घाटमपुर कोतवाली के दारोगा JP सिंह को अपनी पुलिस चौकी में बैठकर दारू पीना महंगा पड़ गया। दारोगा JP सिंह जाजपुर चौकी के इंचार्ज थे और वो अपनी चौकी में बैठकर पुलिस की वर्दी में शराब का लुत्फ उठा रहे थे। तभी उनका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया।
इस वीडियो के संज्ञान में आते ही एसएसपी प्रतिविंदर सिंह ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि दरोगा जेपी सिंह और उनके साथ अन्य पुलिसकर्मी भी थाने में शराब पी रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौकी इंचार्ज कई बार शराब के नशे में दबिश देने पहुंच जाते थे और उनकी ड्यूटी के दौरान शराब पीने की शिकायत में भी उच्च अधिकारियों तक कई बार की जा चुकी है। जंगल से लकड़ी काटने की सूचना वन विभाग को देना एक शख्स को भारी पड़ गया। दबंगों ने उस शख्स को रस्सी से बांधकर पिटाई करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल महाराजगंज के पंदरपुर थाना क्षेत्र के मानिक तालाब गांव में शनिवार को एक शख्स को खंबे से बांधकर लोगों ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में कुछ लोग एक अधेड़ को लोहे के पाइप से बांधकर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। थाना पुरंदरपुर के अंतर्गत एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों के द्वारा बांधकर मारपीट की जा रही है। पुलिस के द्वारा उपरोक्त व्यक्ति से संपर्क करने पर ये पाया गया कि जो लोग हैं वो उस व्यक्ति के द्वारा लकड़ी काटने की सूचना वन विभाग को दिए जाने से नाराज होकर उसको बांधकर मारपीट कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो लोग मारपीट कर रहे हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। कानपुर देहात में खेत में चारा लेने गए युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल युवक घर से अपने जानवरों के लिए चारा लेने निकला था, तभी किसी ने उसकी हत्या कर दी। वहीं युवक का शव खेत में मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने शव को देखकर पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। बता दें, अकबरपुर कोतवाली की 12 चौकी क्षेत्र के 12 गाँव की ये घटना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस। पार्लियामेंट्री बिजनेस जिस तरह से हमें सूचना मिली है कि हर सांसद के साथ में एक रिपोर्टर लगाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक ये बहुत अच्छी पहल है। हर एक सांसद को अब शायद मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा कि कोई उसकी रिपोर्टिंग करे। आप सब लोग सक्षम होंगे कि आप खुद कलेक्शन करें कौन सा सांसद कहाँ पर क्या कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस उम्मीद से ये शुरू किया जा रहा है उस उम्मीद पर यह चैनल खरा उतरे, इस शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Hello, this is Tejshri Singh. Congratulations and all the best wishes to Mr. Rohit Saxena sir, Neeraj Gupta sir and Pankaj Chauhan sir for Parliamentary Business, one of the excellent news channel. This is such a great initiative that the team have taken to bring the parliamentary talk to the general people. Like, this is really very important. So all the best to the team and the Parliamentary Business again. Thank you. क्या वोट देने से हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी हो जाती है पूरी? क्या सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को फॉलो कर हम कर लेते हैं अपने वोट के साथ न्याय? कितना जानते हैं हम संविधान के मंदिर यानी संसद के बारे में? कितना जानते हैं अब आज तक चुने गए जनप्रतिनिधियों को? कितना रूबरू हैं आप संसद के खट्टे मीठे इतिहास से?
जानिए लोकतंत्र के इतिहास में पहले चुने हुए जनप्रतिनिधि से लेकर At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सत्रहवीं लोकसभा तक की हर बारीक व अनकही हकीकत। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरे यानी रोहित सक्सेना के साथ किस्सा संसद का सिर्फ पार्लियामेंट्री बिजनेस पर। सांसद लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा पहुंचता है। उसके कंधों पर अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों और तरक्की की चिंता का भार होता है। माननीय से समस्याओं और उनके निराकरण को लेकर मूल विचार मंथन की अपेक्षा रहती है। सोशल मीडिया का मंच भी एक ऐसा ही मंच है जिससे सांसदों की सोच और विचार शक्ति का पता चलता है कि आखिर देश व उनके क्षेत्र के सामने मौजूद समस्याओं और मुद्दों पर वह क्या सोच रखते हैं। सोशल मीडिया पर सांसद जी पार्लियामेंट्री बिजनेस की तरफ से शुरू किया गया एक ऐसा ही मंच है जहां हम सांसद जी की और सोशल मीडिया जैसे ट्विटर और फेसबुक की गई प्रतिक्रियाओं के जरिए उनके विचार प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो इस नई सीरीज की शुरुआत बीजेपी के सांसद व मंत्री बाबुल सुप्रियो से। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो फिलहाल दिल्ली में हैं और ट्विटर व फेसबुक पर खास सक्रिय रहते हैं। आइए देखते हैं सांसद जी का सोशल मीडिया व्यवहार कैसा है। जब आप बाबुल सुप्रियो के ट्विटर अकाउंट पर बीते कुछ दिनों की गतिविधियों पर निगाह डालते हैं तो साफ हो जाता है कि वह ओरिजिनल विचार व्यक्त करने की बजाय रिट्वीट करने में अधिक यकीन रखते हैं। औसतन वह 10 में से 8 पोस्ट रिट्वीट करते हैं, जिसमें अधिकांश उनकी पार्टी के नेताओं की, संगठन की और किसी खास अवसर पर किसी अन्य द्वारा की पोस्ट होती हैं। उनके द्वारा बीते 2 दिन में किए गए ओरिजिनल ट्वीट में सबसे प्रमुख है सूर्य ग्रहण की खींची गई तस्वीरों की फोटो व संबंधित जानकारी कि किस तरह 3 चश्मे पहनकर आईफोन से माननीय सांसद जी द्वारा यह फोटो खींची गई है। इस पोस्ट में उन्होंने हालांकि बाद में दर्शन ज्ञात देते हुए यह भी बताया कि किस तरह संयम बरतने से हमें सूर्य की रोशनी अंधकार रूपी परेशानियों से बाहर ले जाती है। इसके अलावा उनके ट्विटर अकाउंट पर अधिकांश पोस्ट रिट्वीट हैं, जिसमें बीजेपी बंगाल हैंडल द्वारा अम्फान तूफान राहत में टीएमसी के घोटाले की बात को रिट्वीट किया गया है। यहाँ से सांसद जी सीधे बीजेपी के पोस्ट रिट्वीट करते दिखते हैं, जिसमें वोकल फॉर लोकल में यूपी का दमखम दिखाया गया है। अचानक सांसद जी बतौर पर्यावरण राज्य मंत्री के संबंधित मंत्रालय का ट्वीट आगे बढ़ा देते हैं, जिसमें नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क की खूबसूरती का जिक्र किया गया है। इसी बीच जब एक ट्विटर हैंडल से उनके कोरोना काल में अपने क्षेत्र की सुध न लेने की बात कही जाती है तो सांसद जी की प्रतिक्रिया सख्त हो जाती है और वह लिखते हैं कि क्या आप मुझसे बंगाल जाकर कानून तुड़वाना चाहते हैं? मुझे वहां जाने पर क्वारंटाइन होना पड़ेगा। सुप्रिया ने इस बीच अपना संगीत प्रेम भी झलकाया है और विश्व संगीत दिवस के अवसर पर अपना गीत गाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। अगर बात करें कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर बतौर सांसद बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया पर क्या ओरिजिनल लिखा है, तो जवाब होगा कि कुछ खास नहीं। बस उन्होंने मोदी की कही कुछ बातों को रिट्वीट किया है, कुछ अन्य हैंडलों को रिट्वीट किया है। खास बात यह है कि सांसद जी के बीते 2 दिनों में सोशल मीडिया पर अपने क्षेत्र की जनता से कोई संवाद नहीं है, ना ही कोरोना को लेकर किसी प्रकार का सलाह मशवरा है। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में खुद के एक लेख को बाबुल सुप्रियो ने प्रमुखता से प्रचारित किया है। फेसबुक पर सांसद सुप्रियो की कहानी थोड़ी सी अलग है। वहाँ कुछ ओरिजिनल कंटेंट थोड़ा अधिक है, लेकिन वह भी सेल्फ प्रमोशन वाला ही दिखता है। मसलन किसी बैठक की अध्यक्षता, एक 7 साल पुरानी टी-शर्ट के साथ बिफोर एंड आफ्टर शॉट और अपनी मिनिस्ट्री से संबंधित पोस्ट। फेसबुक पर हाल फिलहाल कोरोना पर एक ही पोस्ट दिखती है, वह बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से संबंधित। यहाँ भी आसनसोल और वहाँ की जनता की परेशानियाँ नदारद ही दिखती हैं।